तो ये पहला सवाल इलास्टिसिटी का जेईई मेंस 2019 का सवाल पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ब्रास एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच। दो वायर है, एक ब्रास का है दूसरा किसका है, दोनों का लेंथ कितना है 1-1 मीटर, विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है। तो पहले तो जो भी आपको डेटा दिखे ऐसा सब, उसको आप SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया करिए। तो ये एरिया कितना लिखा हुआ है 1 mm स्क्वायर, वो क्या लिखेंगे बोलो, मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब होता है एक वायर ऐसे लिए दूसरे वायर को इसके साथ ही ऐसे ऐड कर दिया। तो कैसे कनेक्टेड कनेक्शन होगा, देखो एक वायर ऐसे और इसके साथ इस तरह से दूसरा वायर, ठीक है। आगे क्या है, विथ वन एंड कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट। इसका एक एंड कहां से कनेक्टेड है, रिजिड सपोर्ट से, एंड द अदर एंड इज सब्जेक्टेड टू इलोंगेशन 0.2 mm। और दूसरे एंड पर हम लोग फोर्स लगाए, इसको ऐसे फोर्स लगा के खींचोगे तो क्या होगा, ये इलोंगेट होगा। ये वायर भी कुछ लंबा चलेगा और ये वायर भी कुछ लंबा होगा। इसका इलोंगेशन मान लेते हैं डेल्टा L1 है और इसका इलोंगेशन मान लेते हैं डेल्टा L2। अच्छा, ये सपोर्ट नहीं लगाते, सिर्फ खींचते, तो इलोंगेट करता क्या, नहीं करता ना। मतलब आप या तो सपोर्ट लगा के खींचिए या सपोर्ट के जगह दोनों तरफ से इक्वल फोर्स से खींचिए। किसी वायर को इलोंगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल फोर्स से दोनों तरफ खींचना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही साइड खींचेंगे तो नहीं इलोंगेट करेगा, फिर ये चलने लगेगा, है ना। इसलिए अब जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ जहां पे बॉडीज डिफॉर्म होंगे। यहां मुझे इसके चलने से मतलब नहीं है, इसको डिफॉर्म करने से मतलब है। तो दोनों साइड फोर्स बराबर भी लगा सकते हैं, दोनों साइड ला के खींचना, या फिर एक साइड रिजिड सपोर्ट ला के खींचना, एक ही बात होता है, ठीक। और नेट इलोंगेशन आपको कितना दिया हुआ है 0.2 mm, मतलब डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कितना दिया हुआ है 0.2 mm। अब देखिए क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। अगर ये एक वायर है और इसको आप खींचेंगे तो इस वायर में स्ट्रेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, स्ट्रेस। इस वायर में कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। और स्ट्रेस क्या होता है, कितना फोर्स लगाए बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इस वायर में कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ, क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये L सेकंड वाले वायर में निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, F के टर्म में। किसके टर्म में निकालना है, F के टर्म में, क्योंकि A तो पता है। अब देखिए, अगर ये रिजिड सपोर्ट नहीं होता, ये रिजिड सपोर्ट अगर, तो हम लोग इधर फोर्स लगाते कि नहीं लगाते, कितना F ही लगाना पड़ता। वैसे भी ये सिस्टम चल नहीं रहा है, ये सिस्टम चल, अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तो ये सपोर्ट भी इस रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा होगा F। तो अगर मैं इसमें पूछूं स्ट्रेस कितना होगा, सेम ही स्ट्रेस होगा, अलग अलग स्ट्रेस होगा। देखिए स्ट्रेस क्यों सेम होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है। तो इस पर फोर्स तो वही लग रहा है F और इसका एरिया भी बोलो। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होता तो क्या बदल जाता, स्ट्रेस बदल जाता, फोर्स सेम रहता। अगर ये वायर मोटा होता, ये वायर पतला, तो फोर्स तो वही रहता, लेकिन इसमें स्ट्रेस अलग लिखते हैं, इसमें स्ट्रेस। क्या बात समझ में आ रहा है, पक्का। अब स्ट्रेस होने से, खींचने से ये कुछ इलोंगेट हुआ होगा, तो कितना इलोंगेट हुआ होगा उसको लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा L2 या डेल्टा L1। और इसका कुछ इनिशियल लेंथ होगा L1 L2 जो भी दिया हुआ है। इनिशियल लेंथ कितना है 1 मीटर ईच, मतलब L1 भी 1 मीटर है, L2 भी कितना है 1 मीटर। तो किसी वायर में जितना इलोंगेशन होता है, जितना चेंज ऑफ लेंथ होता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको स्ट्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर हम पूछे इस वायर में कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन को इस तरह से एप्सिलॉन से लिखते हैं, कितना स्ट्रेन होगा डेवलप इसमें बताओ, डेल्टा L2 बाय, तो इस इक्वेशन आपको क्या पता है L2 पता है ना, L2 डेल्टा L2 नहीं पता है लेकिन L2 पता है। उसी तरह इसमें कितना स्ट्रेन जनरेट होगा निकाल सकते हैं, डेल्टा L1 बाय L1, ठीक है।
और किसी भी वायर में डेवलप होने वाला स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, और ये रिलेशन को हुक्स लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बदलते रहता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, यहां प्रोपोर्शनलिटी के बदले एक कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग मॉडुलस के नाम से जाना जाता है। वायर के केस में इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। वायर के केस में क्या बोलते हैं? तो आगे से याद रखेंगे, जब भी लेंथ में चेंज की बात करें, जब भी किस में चेंज की बात करें, तो यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट के फॉर्म में आता है। जब भी वॉल्यूम में चेंज की बात करें तो बल्क मॉडुलस आता है। जब भी वॉल्यूम में बात करेगा तो क्या आता है? बल्क मॉडुलस एज ए कांस्टेंट। और जब भी एंगल वगैरह में करें तो शियर मॉडुलस आता है, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में नहीं पूछा था। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो क्या हम लिख सकते हैं? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन। इसी को बोलते हैं गामा, क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस, जो कि मटेरियल का प्रॉपर्टी है और आपको दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहां देखिए दिया हुआ है कि स्टील का 120 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मतलब पास्कल। ठीक, स्ट्रेन का ऐसा यूनिट यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। और अभी हम क्या लिखे? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है नहीं, तो जो स्ट्रेस का यूनिट वही किसका यूनिट? यंग्स मॉडुलस का। इसलिए यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पास्कल। 10 का पावर अगर 6 हो, 10 का पावर अगर, तो उसको मेगा कहते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। और अगर 10 का पावर 9 हो तो उसको गीगा कहते हैं। और 10 का पावर 3 को किलो कहते हैं, कैपिटल से लिखते हैं सब। के मतलब लिखा हुआ है कैपिटल के मतलब 10 का पावर 3, कैपिटल एम मतलब 10 का पावर 6, और कैपिटल जी का मतलब 10 का पावर 9। तो इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है 120 जीपीए। ठीक है, गीगा मतलब 10 का पावर 9 और पास्कल। ठीक, तो ये वैल्यूज दिया हुआ है, बोलो ठीक है। तो क्या मैं ये जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं? स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसमें जो स्ट्रेन होगा उसको लिख सकते हैं स्ट्रेस मतलब F/A डिवाइडेड बाय गामा। देखिए स्ट्रेन का एक फॉर्मूला यहीं से बन सकता है, और स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस बाय गामा। ठीक, अब इन्हीं इक्वेशंस को आपको लगाना है यहां, और आपको क्या दिया हुआ है कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कितना है? 0.2 mm। और आपको बताना है कि कितना स्ट्रेस होगा। फाइंड स्ट्रेस। फोर्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है? स्ट्रेस बताइए। अब फोर्स भी पूछा जा सकता है, ऑल्सो फोर्स, हम फोर्स भी पूछ ले रहे हैं। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नेट इलोंगेशन ऑफ 0.2 mm। तो आपको स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेस का मतलब F/A का वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू पूछा है, दोनों में तो सेम ही स्ट्रेस है ना, तो किसी भी एक का वैल्यू बता दीजिए F/A का। समझ में आ गया सवाल? अब सॉल्व करिए। सारे इक्वेशंस मैंने आपको यहां लिखे हुए हैं, सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। देखिए सुनेगा ध्यान से सब लोग, जिससे नहीं बना और जिससे बन गया सब लोग देखो। पहले इस पहले वाले वायर के लिए लिख, स्ट्रेस से निकालना तुम लोग को। स्ट्रेस तो लिख दिए F/A होता है, फोर्स भी दोनों में सेम है, एरिया भी दोनों में, तो इसको मैं सिग्मा लिख लो, इसमें जो स्ट्रेस होगा। तो क्या हम लिखे ऐसा? सिग्मा स्ट्रेस, इस रूल के अनुसार इसमें लिख रहे हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन। इसके लिए गामा, ये सेकंड रॉड मान लो, किसी का भी मान लो, ब्रास का मान लेते हैं, और ये वाला स्टील का मान लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा ब्रास इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना लिखोगे? डेल्टा L2 बाय L1, सॉरी L2, और वो कितना है? 1 मीटर, तो 1। कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग डेल्टा L2 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? सिग्मा बाय गामा ब्रास
बोलो। इस तरह इसके लिए भी लिखेंगे इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा तो सेम है, गामा स्टील इंटू डेल्टा L1 बाय 1, तो डेल्टा L1 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय गामा स्टील। बोलो, हम डेल्टा L1 L2 अलग क्यों निकाले, क्यों निकाले, अरे क्योंकि उसका सम दिया हुआ है भाई, क्यों निकाले अलग, क्योंकि उसका सम दिया हुआ है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा L1 कितना, सिग्मा जो कि हम लोग को निकालना है, बाय गामा स्टील कितना है 120 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस डेल्टा L2 कितना, सिग्मा बाय गामा ब्रास कितना 60 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू, सब असाइनमेंट में रखे हो, तो ये 0.2 मीटर mm नहीं लिखेंगे, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखेंगे। बोलो, अब इसको सॉल्व करके सिग्मा नहीं निकाल सकते हैं, देखो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 60 इंटू 10 टू द पावर 9 यहां भी है और यहां भी है ना, तो 60 इंटू 10 टू द पावर 9 दोनों साइड से कॉमन ले लिए हम, यहाँ 2 बचा देते हैं और वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ में आई, यहाँ लिखा हुआ सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा, तो 3 सिग्मा बाय 2 होगा, बोलो 3 सिग्मा बाय 2 होगा, चलो अभी लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू इधर कितना होगा 0.2 इंटू 60 12 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब ऐसा ही यूनिट में कैलकुलेट किया, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3 8, तो सिग्मा हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान सा था, बताओ लिखो। तो ये दूसरा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग थ्योरी एकदम नहीं जानते, एक बार हम थ्योरी लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग खुशी होगा थ्योरी लिखने से, थ्योरी में लिख रहा हूं, थ्योरी इलास्टिसिटी। लेकिन मैं पूरा थ्योरी नहीं लिखूंगा, सिर्फ वही लिखूंगा जिस पे काम चलता है हमारे, डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे हम। अगर मान लीजिए सीलिंग है और इससे कोई वायर बंधा हुआ हो, और ये वायर नॉर्मल वायर नहीं है, इलास्टिक वायर है। किसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, जिसको अगर आप खींचे तो एक सर्टेन लिमिट तक वो इलोंगेट होगा, छोड़ेंगे तो वापस से अपने शेप को ले लेगा। तो एक इलास्टिक वायर जो होता है वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है। एक इलास्टिक वायर किसके साथ बिहेव करता है, बिहेव्स एज स्प्रिंग, बिहेव्स एज स्प्रिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसके जगह आप क्या बना हुआ है, एक स्प्रिंग बना हुआ है। तो मैं यहां साथ ही साथ आपको स्प्रिंग भी बताते चलूंगा, ठीक है। तो आप इस इलास्टिक वायर को किसके जैसा समझ सकते हैं, स्प्रिंग के जैसा। इस वायर का कुछ इनिशियल लेंथ होगा, उसको L0 कहेंगे, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसको A कहेंगे। अगर इस वायर को खींचा जाए, नीचे की तरफ फोर्स लगाया जाए इस पर, तो ये है अप्लाइड फोर्स। ये क्या है, अप्लाइड फोर्स। तो जैसे ही आप इस पर फोर्स लाएंगे, इसका लेंथ चेंज होगा, ये इलोंगेट करेगा, और मान लीजिए इसमें होने वाला इलोंगेशन डेल्टा L। डेल्टा L क्या है, इलोंगेशन। सेम चीज अगर स्प्रिंग में बात करें, तो अगर स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो इस स्प्रिंग का लेंथ भी बढ़ेगा। उसी को x से भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, x से, और इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेशन ही कहते हैं। ठीक, जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो ये जो बॉडी है ये चाहे कि अपने शेप को रिगेन कर ले, और इसीलिए एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इस अप्लाइड फोर्स के बराबर। इसे F को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग, इसको यहां पे कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। इसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग के लिए इस फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं kx। क्या लिखते हैं, kx। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और x क्या है, इलोंगेशन। x क्या है, इलोंगेशन, कितना लेंथ उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस वायर में स्ट्रेस डेवलप होगा। पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, इस वायर में क्या डेवलप होगा,
स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स F बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, F बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेफिनेशन में अप्लाइड फोर्स बाय एरिया नहीं होता है, क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। दूसरा, इसमें स्ट्रेन डेवलप होता है और वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक लिमिट तक, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इसको हुक ने देखा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां स्ट्रेस है F बाय A और स्ट्रेन है डेल्टा L बाय L नॉट। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे आप। जब भी लेंथ में होने वाला चेंज होता है तो वहां जो कांस्टेंट आता है उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। इस तरह y या गामा से लिखते हैं। जब भी वॉल्यूम में चेंज होता है तो बल्क मॉडुलस लिखते हैं। तो उस पर जब सवाल मिलेगा तो हम लोग वो भी लिखेंगे। अभी हम लोग को लेंथ में होने वाला चेंज पे ही सवाल मिलेगा, क्योंकि इस पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 95% क्वेश्चन जो होता है, 95 का 98% क्वेश्चन जो होता है इस सवाल पे बनेगा। ठीक, अब देखिए फोर्स का इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू, इस A को इधर भेज दीजिए तो A गामा बाय L नॉट इंटू डेल्टा L, बोलो। और इस डेल्टा L को स्प्रिंग के केस में क्या कहा जाता है? X, और फोर्स को क्या कहा जाता है? Kx। तो बताइए इसको क्या कहते होंगे? K कहते हैं ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? K। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है A गामा बाय L। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? A गामा बाय L नॉट। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेचुरल लेंथ के, तो कोई क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि अगर स्प्रिंग को काट दे दो इक्वल हाफ में, तो अगर एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और उसको आपने कट कर दिया, उसका नेचुरल लेंथ आधा हो गया। नेचुरल लेंथ क्या हो गया? तो नेचुरल लेंथ अगर घटेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर नेचुरल लेंथ हाफ हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अगर 3 हिस्से में काट दिए बराबर बराबर में तो नेचुरल लेंथ 3 गुना टाइम्स कम घट गया, 3 टाइम्स घट गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स। तो इस फोर्स के फॉर्मूले को हम लोग F इज इक्वल्स टू KX भी लिख सकते हैं। ठीक, अब जब आप इसको खींचे तो उसमें खींचने में वर्क किए होंगे और वो वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया होगा? स्टोर्ड हो गया होगा, जिसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहां आया? ड्यू टू वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। खींचने में काम करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा? तो खींचने में जितना काम करना पड़ा, जितना वर्क करना पड़ा, वही वर्क इसके किसमें स्टोर हो गया? एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, जिसको हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ kx स्क्वायर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ kx स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं, एक बार वो समझिए। u इज इक्वल्स टू लिखेंगे हाफ, k का वैल्यू अभी क्या देखे? A गामा बाय L नॉट, और x को लिख सकते हैं डेल्टा L इंटू डेल्टा L। दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो A गामा डेल्टा L बाय L नॉट लिखा हुआ है, ये टर्म, इस टर्म को यहां से देखिए। अगर A को मैं इधर भेज दूं तो A गामा डेल्टा L बाय L नॉट को क्या लिख सकते हैं? फोर्स। और वायर में जो फोर्स होता है उसको टेंशन भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो इसको हम लोग टेंशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और इस टर्म को एक्सटेंशन, राइमिंग के लिए क्या बोल देते हैं? हाफ इंटू टेंशन इंटू एक्सटेंशन। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आई? तो एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी बनता है, हाफ इंटू टेंशन इंटू एक्सटेंशन। देखो इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख रहे हैं, फिर से देखिए। u इज इक्वल्स टू लिख रहे हैं हाफ A गामा बाय L नॉट इंटू डेल्टा L बाय L नॉट इंटू डेल्टा L इंटू L नॉट। क्या किया, समझ में आया? तो क्या किया हम लोग? हाफ लिखा हुआ था, हाफ लिखे, A गामा बाय L नॉट था वो लिखे,
डेल्टा एल 2 बार था लिखे, एक बार एल नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए गामा बाय एल नॉट किसको बोलते हैं, ए सॉरी ए को नहीं, एक सेकंड, यहां पे हम ये वाला जो ए है, एक बार थोड़ा फिर से इस फॉर्मूले को लिख रहा है, हाफ ए अलग लिख रहे हैं, गामा डेल्टा एल बाय एल नॉट अलग से लिख रहे हैं, ए अलग लिख रहे हैं, गामा डेल्टा एल बाय एल नॉट अलग लिख रहे हैं, यहाँ बगल में डेल्टा एल था तो उसमें एल नॉट डिवाइड भी कर दिए और एल नॉट मल्टीप्लाई भी कर दिए। बोलो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब इस टर्म को बताओ क्या कहोगे, गामा डेल्टा एल बाय एल नॉट क्या कहोगे, एफ बाय ए मतलब स्ट्रेस। बोलो, तो ये लिखा हुआ है स्ट्रेस, ये क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, एरिया इनटू लेंथ। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक। और अगर वॉल्यूम इधर भेज दे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी, तो जैसे मास बाय वॉल्यूम को मास डेंसिटी कहते हैं, सिंपल डेंसिटी, उसी तरह एनर्जी बाय वॉल्यूम को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछे तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है, यू बाय वी, यू बाय वॉल्यूम। सो क्या पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी, और ये क्या होगा, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो अब इन्हीं पे मैक्सिमम सवाल आपके बनेंगे, इन सारे फॉर्मूले पे आपका मैक्सिमम सवाल बन जाएगा, 99% सवाल, 98% इस पे और 99% एक आध कोई अलग से बल्क मॉडल्स वगैरह पे पूछेगा, तो जो क्वेश्चन मिलेगा तो करेंगे। तो पहला फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक पे बन गया। एनर्जी स्टोर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, उसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है। एनर्जी होता है हाफ इनटू टेंशन इनटू एक्सटेंशन, या हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये बात याद। अब देखिए इस पे कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल देखो, लिखा हुआ है यंग्स, अच्छा इससे पहले ये सवाल था, इससे पहले ये सवाल था, द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास is 379 मेगापास्कल। गेज बंद कर लो। इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास is 379 मेगापास्कल। तो देखिए कभी कभी आपको टर्म देख करके कंफ्यूजन लगेगा कि ये टर्म क्या कह रहा है, क्या है ये, क्या दिया हुआ, तो आप यूनिट हमेशा देखिए, कोई भी टर्म अगर कंफ्यूजन हो कि क्या दिया हुआ तो उसका क्या देखिए। अब ये यूनिट क्या लिखा हुआ है, मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10⁶, और पास्कल किसका यूनिट होता है, पास्कल, इसमें स्ट्रेस का या यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस तो सीधा सा लिखता, ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट किसका, इलास्टिक का, मतलब खींचने का लिमिट। तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, ये दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। और सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक फॉर्मूला तुरंत अपने ध्यान में आना चाहिए। तो सिग्मा दिया हुआ है कितना, 379 into 10⁶, मेगा का मतलब था 10⁶। कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर, डायमीटर बताना है आपको, of brass rod if it can support 400 Newton without exceeding the elastic limit, मतलब मैक्सिमम फोर्स ये कितना झेल सकता है। तो फोर्स दिया हुआ है 400, एरिया दिया हुआ है, एरिया तो जानते हैं क्या लिख सकते हैं, पायर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को आर निकाल सकते हैं और हमें डायमीटर निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, d² लिख सकते हैं, वो 4 इधर चला जाएगा, ठीक। तो आप देखिए इस d² को हम इधर भेज दिए, ये हो गया 1600 बाय 379 इंटू पाई इंटू 10⁶, ठीक है। तो हम लोग को d निकालना है, d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1600 का रूट कितना हो गया 40, 379 का रूट तो 324 का रूट 18 होता है, और 19 का होता है 361, तो उससे भी ज्यादा ही होगा, ये 361 होता है और ये 20 लगभग ज्यादा है, तो 19.5 आप समझ सकते हैं। और पाई होता है 3.1, है ना, तो 3 का रूट 1.73 होता है, तो 3.14 का हम 1.8 मान लेते हैं,
इंटू 10 का पावर, ठीक। अब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 10 टू द पावर -3 ऊपर चल जाएगा, ये मीटर में आएगा तो इसलिए 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, तो ये 40 बाय, ये लगभग 40 के आसपास ही आएगा, थोड़ा कम आएगा, 20 गुना 2 होता तो 40 होता, 40 से थोड़ा कम आएगा, 40 से थोड़ा कम आएगा, तो आंसर 1 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसी दोनों में आंसर हो सकता है ना, और थोड़ा ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से 1.16 आएगा, कैलकुलेट करिए, 1.16 आएगा, तो ये 19.5 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर लिखोगे, और इसे क्या बोलते हैं, mm, 1.16 है, यही आंसर है ना? यस सर। देखिए, ठीक, कंफ्यूज हो तो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 वायर, 2 वायर दिया हुआ है, A and B are in the ratio 7:4। तो जब भी ऐसे 2 वायर देना तो आप ऐसे कॉलम बना लीजिए, एक वायर A, दूसरा वायर B। A का गामा दिया हुआ है 7 गामा, और इसका कितना लिखेंगे, 4 का, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, वायर A is 2 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, एंड रेडियस R, इसका रेडियस R है, B जो है 1.5 मीटर लॉन्ग है, और इसका रेडियस है 2 mm, तो इसको r डैश कर लेते हैं, ये है दिया हुआ है 2 mm। इफ द 2 वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लेंथ, दोनों में लेंथ स्ट्रेचिंग क्या हुआ है, मतलब इसका डेल्टा एल और इसका डेल्टा एल क्या है, सेम। फॉर अ गिवन लोड, गिवन लोड पे मतलब दोनों के लिए लोड भी क्या है, गिवन लोड का मतलब लोड भी क्या है, द वैल्यू ऑफ r इज, ये r का वैल्यू बताना है। तो अभी आप फॉर्मूला लिखिए, F बाय A इज इक्वल्स टू क्या होता है, A की जगह हम पाई स्क्वायर लिख दें, फोर्स बाय एरिया, ये हो गया स्ट्रेस, इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन, डेल्टा L बाय L0, लिख सकते हैं ऐसा। इसमें क्या क्या सेम है, जो सेम है ना उसको आप सेम ले लीजिए, F सेम है दोनों में, डेल्टा L भी दोनों में, और कुछ सेम है क्या, पाई, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जो सेम है वो तो कांस्टेंट हो गया, हम ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि 1 बाय r स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा बाय L, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया, जो जो सेम है उसको आप क्या समझ लीजिए, कांस्टेंट, तो बाकी बचा उसको प्रोपोर्शनलिटी करके लिख दीजिए, और इस फॉर्मूले को आप r1 r2 के टर्म में लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिखिए, रेशियो के टर्म में, r यहां नीचे है ना, तो लिखेंगे r2 बाय r1 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर था, अगर r ऊपर रहता तो लिखते हैं r1 बाय r2, या नीचे है तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, आप प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू बदल जाएगा क्योंकि रेशियो लिख रहा है, यहाँ y ऊपर है इसलिए लिखेंगे गामा, जो ऊपर होता है वो ऊपर ही लिखेंगे 1 उसका, बाय L0 नीचे है तो L1 इनटू, उल्टा हो जाएगा, डिवाइड करना इसलिए उल्टा हो जाएगा, L2 बाय गामा। तो क्या लिखे समझ में आया आप लोग को, पहले 1 के लिए लिखे फिर 2 के लिए लिखे, दोनों को डिवाइड करके लिखा है ना, तो हम डायरेक्ट लिखने सिखाया आपको कैसे लिखता है, r है तो उल्टा करके लिख दीजिए, नीचे है तो गामा ऊपर है तो गामा 1 बाय गामा 2, L नीचे है तो L2 बाय L2, ठीक है। अब नहीं समझ में आया आपको तो आप लिखिए सबके लिए, तो डिवाइड करके लिखिएगा। अभी लिखिए R2 बाय R1, R2 है 2 mm, R1 ये निकालना है हम लोग, तो 2 बाय 4, सॉरी 2 बाय 4 नहीं, 2 बाय R, R तो निकालना है, गामा 1 कितना है 7 गामा, बाय गामा 2 कितना है 4 गामा, इनटू L2 कितना है, सेकंड का लेंथ 1.5, और L1 कितना है 2, दोनों सेम ही नोट पे तो है सर, नहीं सर, रेडियस ठीक है, क्या दिक्कत है, रेडियस यहाँ रेशियो है ना, तो mm में आएगा और क्या, तो गामा गामा कटा 4 दूनी 8, तो हमें r निकालना, एक बार देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 4 बटा r, 7 इंटू 1.5 10.5 हो जाएगा ये, और 4 दूनी 8, सॉरी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 32 बाय 10.5, तो ये 3 बार में कट जाएगा लगभग, और 3 का रूट कितना होता है 1.7, है ना,
3 बार में ये 31.5 आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका रूट तो वही 1.7 ही रहेगा। इस तरह से बनाएंगे। आई बात समझ में? तो सारे सवाल देखो इसी फॉर्मूले बन रहे कि नहीं बन रहे? एक और सवाल देखो, ये सारे सवाल जेईई मेंस 2019 से उठाए गए। क्वेश्चन है कि एक स्टील वायर है और इस स्टील वायर का इस स्टील वायर का रेडियस दिया हुआ है 2 mm। तो जैसे ही रेडियस दिया हुआ है हम लोग रेडियस को क्या लिख लेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर, कैरिंग 4 kg लोड, मतलब वो वायर से 4 किलो का लोड टांग दिया, इज हैंगिंग फ्रॉम हैंगिंग फ्रॉम, मतलब ऐसा डायग्राम बना लेंगे कि वायर होगा, इससे वो लोड लगा दिया ऐसे, कितना किलो का। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे अप्लाइड फोर्स कितने का है, 40 न्यूटन का, 4 × g के बराबर है ना, इतना न्यूटन का, और g का वैल्यू इस पे कुछ दिया हुआ है ऐसे। व्हाट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब टेंशन की वजह से कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। तो क्या पूछा आपसे, स्ट्रेस। क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का, F/T। बोलो कितना फोर्स लग रहा है, 4 × g के बराबर, और g कितना है 3.1 × पाई, और एरिया क्या होता है पाई × रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ स्क्वायर करेंगे तो आपको एक भी सवाल टफ लग रहा है जी, खाली पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर है कि नहीं है, यही कॉन्फिडेंस गेन करना है। पाई पाई कटा, 4 4 कटा, तो कैलकुलेशन भी कुछ नहीं, 3.1 × 10⁻6, और यूनिट क्या होता है स्ट्रेस का, न्यूटन पर मीटर। सी ऑप्शन से। आखिरी सवाल, जितना फॉर्मूला आज पढ़े उसका आखिरी सवाल। देखो ये सवाल बहुत फेमस है, हर बुक में मिल जाता है सब सवाल, मतलब जो सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल जेईई मेंस में वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक का, स्टैंडर्ड टीचर सब पढ़ाता है, सब नोट्स में रहेगा, ठीक है। अ बॉयज कैटापुल्ट इज मेड अप ऑफ रबर कॉर्ड व्हिच इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैटापुल्ट समझते हैं ना आप लोग, गुलेल, गुलेल जो है वो 42 सेंटीमीटर रबर का बना हुआ है एंड 6 mm इन डायमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है L1 42 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर दिया हुआ, मतलब रेडियस दिया हुआ है 3 mm, 6 mm डायमीटर है तो रेडियस हो गया 3 mm, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर, ये रेडियस हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, द बॉय कीप्स अ स्टोन ऑफ 0.2 kg ऑन इट एंड स्ट्रेचेस बाय 20 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, उस पे एक स्टोन रख देता है वो मास, कितना 0.02 kg। When released, the stone flies off with 20 मीटर/सेकंड। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, आपको बताइए गामा रबर कितना होगा। तो क्या हो रहा होगा, आप गुलेल जब खींचते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे उस गुलेल को छोड़े तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी। बोलो तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है गुलेल में या स्प्रिंग में या वायर में, हाफ kx²। कितना स्टोर होता है, और यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ हाफ कटा। बोलो k का फॉर्मूला भी हम लोग याद किए थे, क्या था, a गामा बाय L0 into x² is equals to mass into velocity। बात समझ में आई। और इसमें मास दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, v दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, x कितना चेंज हुआ वो भी दिया हुआ है, ये देखिए डेल्टा एल को ही बोलते हैं। एरिया निकाल लेंगे, रेडियस दिया हुआ है तो गामा निकाल लेंगे फॉर्मूला से, L0 भी दिया हुआ है इनिशियल लेंथ। बोलो निकालो गामा, बताओ कितना आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एरिया होता है πr², तो 3.1 पाई लिखिए इंटू r², 9 × 10⁻⁻6। गामा तो निकालना है इंटू x², x इलॉन्गेशन, 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 1/5 मीटर लिखा हुआ है।
तो स्क्वायर करोगे तो 1/25 डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ 42 और इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। मास कितना दिया हुआ है 0.02 मतलब 2/100 मतलब 1/50 इंटू वी स्क्वायर 400। तो काट पीट करिए, ये 25 से ये 50 कट गया 2 बार में, 2 से 400 कट गया 200 बार में। अच्छा ये 42 ध्यान रखना है सेंटीमीटर है तो इंटू 10⁻² करना पड़ेगा। ये तो कर दिए थे मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर इसको 3 समझे तो ये लगभग 14 बार में कट जाएगा और 14 बार में कट गया। ये 10⁻² इससे कटा 10⁻⁴ बार। इन सबको उधर बेसिक गामा इज इक्वल्स टू ये देखिए 14 2 जा 28 होगा और 28 डिवाइडेड बाय 9 तो लगभग हम 27 मान लें तो 3 बार में कट जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ ऑलरेडी और ये ऐसे आएगा 10⁻6 3 × 10⁻6 तो क्या आंसर सही हो जाएगा 10⁻6 मतलब सिर्फ पावर पूछा है इसमें 3 × 10⁻6 न्यूटन। इलास्टिसिटी के मैक्सिमम सवाल इसी पे बनते हैं। तो कुछ सवाल मैंने आपको कराए 5 सवाल, कुछ सवाल आप लोग घर जाइए बुक उठाइए। जेई मेंस में 19-20 में जितने सवाल आए हैं 21 में भी 21 हो गया पूरा, तो लगभग 64 पेपर है, 64 क्वेश्चन होंगे, लगभग 60 क्वेश्चन इसके ऊपर। तो बनाइए उसको, देखिए तो नहीं बने तो डाउट पूछिए। एक क्लास हम लोग और करेंगे कुछ और सवाल के साथ। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।